चली हूँ, घिस चुके हैं पैर। थोड़ी समझ नहीं आ रही, मैं कर लेती हूँ, आगे कर लेते हैं। हाँ नहीं मैम पीछे आ जाओ। हेलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। किसने फैन छोड़ दिया? थैंक यू बच्चे। मैडम बड़ा सुंदर बनाया है, खुद बनाया है? मेरे साथ एक और लड़की दांत खोल देना। मेरी वीडियो बनी, मैंने ऐसे और ऐसे
आजकल क्रोशिया की चीज़ों का बड़ा ट्रेंड है। फिर से शुरू। आप तो मैम पहले मिले हो। जी हाँ मैं आपसे है ना? कहाँ पे मिले हो? कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड है। ना पहले हाँ यहाँ पे पहले किसी इवेंट में भी मैं आपसे मिली। बेटी ये आपका आर्टिजन है, जैसे हमारे गीता जयंती के मेले में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे हमारे गीता जयंती में दिसंबर में मेला लगता है जी, जी। या कोई हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं हम मैं भी फीस बड़ी ज़्यादा रखती हूँ। 5,000 रुपये स्टॉल है। गीता जयंती गीता जयंती में free। हाँ उसमें जैसे पेपर मिल में भी लगा था उसमें 5,000 कॉस्ट थी एक स्टॉल। हमारे इंडियन में वो उनका प्राइवेट अच्छा है, ओके। वो उनका प्राइवेट था जो हमारे गीता जयंती के होते हैं। अगर नेक्स्ट अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो आप हमें बताइएगा तो बच्चे हमारे यहाँ। दिसंबर में नवंबर में हर साल लगता है। जी 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 जी। तो उसमें ये जैसे आर्टिजन है उनका हाँ जी। को सपोर्ट करते हैं। जी जी। ये आजकल ट्रेंड चल रही है कि हम एक्चुअल रोजेस देने की बजाय ये रोजेस गिफ्ट करने लगे हैं। क्रोचेट के फ्लावर्स हैं। गुलाब का फूल है सूरजमुखी का है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपने बहुत अच्छा उतारा है। कैनेडा पक्षी का मतलब फूल है। प्राइस भी सेम सर। सब क्रोचेट से बनाना शुरू कर दिया बच्चों ने। ये थोड़ा बना सूरजमुखी वाला। जी जी जी। कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। आपसे मुझे पहले खरीदनी अच्छा इसीलिए आज बुलाया कि फ्यूचर के टाई अप्स आपके साथ करेंगे। जी आपको जी। ट्रेनिंग कहाँ से मिली? अब ये पीजी डिप्लोमा में फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आगे बच्चे अगर चाहें तो बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे मैम ऑनलाइन है मेरा बिजनेस है। कहाँ से यूज आपकी? अभी कितना सर ऑनलाइन ऑर्डर्स आते रहते हैं कितने? तो सर एक मंथ में 4 से 5 ऑर्डर आराम से आ जाते हैं 4 से 5 5 ऑर्डर। यस वो टाइम पे डिपेंड अगर रेगुलरली पोस्ट करते हैं तो ज़्यादा भी हो जाता है तो आपने क्या फॉर्म रजिस्टर करा कि कैसे करते हो? सेल सर करते अभी तो नहीं कराई बट ऑनलाइन अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे आप ना उसमें रजिस्ट्रेशन पे भी आप रजिस्ट्रेशन तो ये मैं सब बच्चों को ही बोला है हमने कि कराओ। आपने भेजी इसमें करा रहे हैं हमारे मेरे डिपार्टमेंट की करते हैं आपको भेज जाएगी। हाँ जी ठीक ठीक है। कितने दिन हुए शुरू करे हुए? अभी किया है और आपको अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो रहा है। ठीक है मेहनत करिए इसमें तो बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा ना करते हैं वहाँ के बच्चे। जैसे प्लास्टिक वो लेके उसके ऊपर है जो भी चीज़ें बड़ी फॉरेन कंट्री में ना काफ़ी जाते हैं गिफ्ट पैक वगैरह। पूरी शादी का ऑर्डर उठाते हैं बड़े बच्चे और पूरा जो भी उनको ऐसा डेकोरेटिव चाहिए आप सारा दे सकते हैं। ये बीएससी फैशन डिजाइन की ये क्या किया है? संदूक। अच्छा कस्टमाइज बनाया किसी के लिए? ये बच्चों के हाथों से बनाया सारा फुलियन बुलियन नॉट। नहीं मैम ये बड़ों की अच्छी भी है ये बच्चा ऑर्डर लेता है की तरह डाला है दिस इज गुड। हाँ ये ऑर्डर लेते हैं ऑलमोस्ट ये ऑर्डर सारे एम्ब्रॉयडरी दोबारा हाथ वाला काम फिर से दोबारा ट्रेंड में आ गया। ये इन पे है कि ये कितने पैसे बना लें इसमें। फिर बेटे ये जो एक शर्ट पानी सी आज यही शर्ट्स पानी से तो मैं इतनी जल्दी में तो कम आर्टिकल्स बने इसके इनके थोड़ी कम बनी इतनी जल्दी में कोई बात नहीं। शुरुआत करिए ना बेटे यही ज़रूरी है। शुरू होने की देर है।
ये कान्हा जी की कोजी ड्रेसेस हैं। तो ये तो कान्हा जी के विंटर कॉस्ट्यूम्स हो गए। कान्हा जी भी खुश होंगे कि मेरे लिए ड्रेस मैम यस ऑनलाइन भी और जिस शॉप से मैंने ये सब लिया ना, मतलब कि जैसे कि मैंने पीपी ली तो उन्होंने भी मेरे को कल ऑर्डर ही दे दिया इन सब का। खुद ही बनाती है, खुद ही बनाती है। हाँ जी मैं खुद। लाइट्स नहीं अच्छी पड़ रही ना, लाइट्स बिल्कुल ही अगेंस्ट है सारी ना, और एक कुछ फॉगी वेदर है तो यस मैम। और इसमें अगर आपको तो शिपिंग की तो जरूरत नहीं होगी, नो नो ये तो हाथ से बनता आपसे है। ही क्रोएशिया ही है। हाँ जी और आप फिर उसको ऑनलाइन में लेंगे। यस आजकल तो कान्हा जी खरीदते रखे हुए हैं। यस मैम। आजकल तो बड़े और बड़े ट्रेंड शोरूम खुल गए, हाँ और ट्रेंड है। बड़े बड़े शोरूम। तो आपको वहाँ से खरीदना हाँ जी थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आजकल गॉड्स भी मदद करते हैं पैसा कमाने में। ये क्या है बेटा? अच्छा कान्हा जी का उसने थोड़ा विंटर वियर लगाया है, इसने थोड़ा डेकोरेटिव वाला लगाया हुआ है। स्टिचिंग का करते हो बच्चे? ये ऑनलाइन सर्विस का करते हैं, शॉर्ट सर्विस, लॉन्ग सर्विस, विंटर्स का मटेरियल बनाया मैंने। वो तुम्हारी बैकपेंस तो छुप गए। दिखाओ, ये उनकी खुद की क्रिएट करी हुई ड्रेस है। हाँ तो दिखाओ ना, कोई नहीं दिखाना पड़ेगा ना, सेल तो यही होती है ना। अच्छा हाँ नहीं जब ना देखे ना तो बोलना पड़ता है कि मैडम दिखाओ, यही तो ट्रेनिंग हो रही है आपकी। ये सुरेंद्र, ये छूट गया हमारा, ये इन बच्चों का ये छूट गया। तो इन्होंने जाने कैसे हाँ किया? वही इनको बोलना था। ये हैंडमेड बिजनेस वाला एक्सेसरी बंदा बनाते हैं। डिजाइन तो लेने ही नहीं देता। एक्सेसरी बनाते हैं। सुनिए, आपकी ये डिस्प्ले होने से पहले मैंने देख ली थी, मैं सोच रही हूँ शायद आगे कहीं आएगी वो कोई बच्चे। ये कौन पहनता है? ड्रेस के ऊपर अच्छा ड्रेसेस ड्रेस के ऊपर डाल एज एसेसरी डाल। तो बहुत अच्छा बनाया। ये बिका भी है कोई? है? इसका नहीं ऑर्डर है, एक ऑर्डर आ गया। कहाँ से? आएंगे। टाइगर? जयपुर स्टाइल कौन पहनेगा? मतलब कहने का मतलब कौन खरीदेगा? सेम ड्रेस पहनी, ये अपने लिए स्टिच करके इसमें डिस्प्ले। ये बिकेगा? ओनली ऑर्डर हाँ हाँ ये भी तुम लोगों ने वो डाल के खड़ी होती है तो अच्छा लगता है। सही बात है। ये वेस्ट मटेरियल में से किड्स वगैरह बैग बच्चा बनाता है, पुरानी चीज़ें। अच्छा उस फ्रेम में। और ये दुपट्टे खुद बनाए? ओके। बहुत अच्छी है। तो इसमें तो आपको खड्डी वगैरह भी मतलब लेके आप किस तरह करते हैं। ठीक है, कर रहे हो? ये अड्डी पे लगाते हैं मैम, अच्छे फ्रेम पे सूट अलॉन्ग विद दुपट्टे का बहुत ट्रेंड है इस समय। आगे समर आने वाली है, सारे सॉफ्ट कलर्स में बहुत अच्छा चल रहा है। अनिल थोड़ा पीछे। पूरे सूट बनाओगे जैसे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ये इनका ब्लाउज प्रिंटिंग है सर। आपके डिपार्टमेंट में इनका कैसे कर रहे हो? ये बना तो देते हैं। सर अभी तो ये सीख रहे हैं, पर बहुत डर रही ऑनलाइन किताबों से यहाँ तक हम जबरदस्ती लेके आए हैं। अब इनको मेरा आगे मेरी लेके सजेशन है मैडम, आप इन सबको ना रजिस्टर कराओ DPIIT में। जी जी वो हमने स्टार्ट कर रखा है सर। अभी तो उद्यम में करवा रहे उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म को रजिस्टर, सबने फॉर्म भरे, कैसे उद्यम रजिस्टर हैं। बने? सर इन्होंने अपने अपने
अपने ब्रांड का ऐसे नाम? मैम फ्री डेनिम जैसे हम डेनिम्स यूज करते हैं, ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो अपने ब्रांड का नाम सब तो हम तो इन्होंने आपने रीडेनिम लिखा हुआ है ब्रांड का नेम, ब्रांड तो लेकिन जैसे वो तो डेनिम का वही हो गया, जैसे अब ये हो उसके गया हिसाब से हमने रजिस्टर करके करवाया मुझे। मैं मैडम आपके साथ में 15 मिनट बैठूंगा चाहती हूँ, ठीक है? ये चीज़ें ना इतना कुछ किया हुआ है, प्रेजेंटेशन दे और हाँ सजेशन नहीं गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें आप करो। 12 बजे वहाँ से निकलेंगे। जी मैम जी। हाँ बस तुम देख लो तुम यहाँ सब बैठेंगे मैम, सब बैठेंगे मैम। हमने देखा 5 गुना ज़्यादा वो कमा रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ा ना 20 रुपये में तेरा प्रॉफिट भी है, हाँ तो फिर कितने का एक्चुअल? नहीं तुम्हारी कॉस्ट क्या है इसकी जो मैडम ने बोली है? खर्चा कितना आया और बेच कितने में रहे? मेरी 20 की कॉस्ट आई। ये भी 20 अब की 40 आई में है। सेल कर मैम कह रही कि मैंने मैंने हर चेक किया करो। अपनी बेटी की। इतना मैडम को भी 50 रुपये में दो। मतलब मार्केट का रेट, मैन का कहने का मतलब है मार्केट रेट चेक करो, इतना भी लो मत करो। इधर आओ, अब आपकी बात इधर तुम्हारी जो बारी है इसका नहीं बहुत अच्छा है। ये तो मेरे लिए हमारा एडवर्टाइजमेंट 25 का लगा रहा है। 125 का। कॉस्ट करनी ज़्यादा सी। 100 हॉस्टल अंदर जब तक ये नहीं ज़्यादा शुरू महंगा भी करोगे तो आज हाथ पैर मारेगी कुछ तो निकलेगी। इन बच्चों को हाँ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कि 20 लाख आपकी कोई कॉस्ट है 20 रुपये आप अपना प्रोडक्ट उसमें स्टार्टअप कंपनी में जो आपकी अपनी कंपनी का करो, कंपनी बनाने की भी होती है, फॉर्म बनाओ, फॉर्म बना के 10,000 15,000 का खर्चा आता है, वो देखो कोई स्पॉन्सर कर सके। आपके कॉलेज का कुछ है CSR? CSR कॉलेज का कितना होएगा? कॉलेज को पैसे नहीं है। कॉलेज जो लेता है सर देखो कोई ना कोई जैसे बैंक है ना, इनसे आप लोग इनके CSR के होते हैं और कोई मुझे नहीं लगता 1-1.5 लाख से ऊपर का खर्चा आता है। हाँ जी हाँ जी बैंक कर देते हैं स्पॉन्सर। हाँ नहीं, हम प्री इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है हमारी। हाँ उसमें टाइम लगेगा। ये तो भी सिर्फ इनको क्लासेस से बाहर निकाल बहुत के अच्छा बना हुआ पहुँचाया है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है मैडम आप, ये अनऑर्गेनाइज तरीके से कॉलेज से बाहर ये आपने बनाया आप शेयर नंबर मेरे से बातचीत करते रहो। यहाँ तक पहुँचाया। एक बार चंडीगढ़ वगैरह में हो गया, ये लोग जाए बच्चे, कोई चीज़ आपकी 500 से कम नहीं मिलेगी, 600 से 700 आप सेलेक्ट कर लो, फिर मुश्किल है। इतना ग्रेसफुल लगा। बहुत अच्छा है। अभी ये कितने का बेचती हूँ ये पड़ता है यहाँ पे हमने 50 प्राइस लेकिन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करते हैं और वहाँ पे हमारे हर एक बुके का प्राइस ऑनलाइन तो मिलता भी उतना प्राइस आराम से। अमेजोन पे भी जाओ बच्चों ने फ्रेंड्स को देने का खास ये है अगली बार इंडिया में ना सॉन्ग लेके आए मैं कोई नहीं। ये क्या किया है? वायर को वो करा है? मैम ये जो वायर आगे मटेरियल है ना ऐसे कुछ आता है। नाइस, वेरी नाइस। ये भी इसी तरह का है। सुंदर है ना बना हुआ। बेटा इसका क्या प्राइस है? 300 का ही। तो आर दे वॉशेबल? वॉश नहीं करने? ओके।
कोशिश तो शुरुआत कर तो रहे ऐसी हैं। है। शुरुआत मुझे लोहड़ी के गिफ्ट आए थे वही सेलिब्रेट बसंत पंचमी आ गया ना, बसंत वो साथ में गिफ्ट के साथ अटैचमेंट्स लग जाएंगे ना। ट्रेडिशनल गिफ्ट ये कान्हा जी के बिस्तर कान्हा जी ने बड़ा वो कर रखे हैं मार्केट business कैप्चर कर मार्केट कैप्चर मार्केट में सेल हो रहे हैं ना कान्हा जी के तो शोरूम खुल गए। लेकिन हर घर में आ गए तो फिर फर्क तो पड़ेगा ही ना। जितनी ड्रेसेस अपनी आएंगी उतनी कान्हा जी की आएंगी साथ। ये इस बच्चे से सारे शगुन के काफ़ी मैंने डेट कर ओके आजकल गॉगल्स के केसेस बनने लगे हैं इस स्टाइल में। जैसे सूट में से में से बच जाए तो किसी शादी वाले घर का वो ले ले बेटे ऑर्डर, उन्होंने जब इकट्ठे चाहिए ना 50 लिफाफे 100 लिफाफे ऐसे वाला बुक होगा। ये कैसे आर्टिकल बना के नहीं ऑर्डर आप इकट्ठा उठाओ किसी भी मैरिज का, ठीक है, उसमें आपको ये सबका क्या कॉस्ट आई होगी इन सबको पर्सनली? मटेरियल उनको क्या पर्सनली कॉस्ट आई होगी? ये तो हमारे वेस्ट मटेरियल्स नहीं में नहीं इन तीनों का प्रोजेक्ट है, जी। इन्होंने पैसे डाले इसको बनाने के लिए, हाँ जी कितने कितने पैसे डाले? यहाँ पर जैसे 500 रुपये से इन्होंने करके ये 1500 रुपये में ये 1500 में बना दें, 1500 रुपये कॉस्ट आई है, अब 15,000 रुपये में बेचना है तभी प्रॉफिट आएगा। हाँ बिल्कुल। बेटा इसका प्राइस क्या है? हाँ जी 50 ये ऐसे इसमें रखिए और ये बर्फ है ये लपेटा है कल कल नहीं आज आज का पूरा दिन रखेंगे इसमें। अगर गर्ल्स करेंगे तो मैं फोन करूँगी लगा रहते हैं और है ना तो रात वाइंड अप करके दोबारा लगाना पड़ेगा। क्या कॉस्ट है? हाँ वो जो करीब हमारे से नहीं करा 350 आपकी कॉस्ट क्या है? अच्छा बड़ा कुछ मंदे है। आपकी कॉस्ट क्या है? हैं? तो आप 350 रुपये में बेच रहे हो? घाटे में तो बेच एक बनाने में ये सारा बनाने में कितना कॉस्ट लगा? ये 1000 रुपीस इन्होंने करा नहीं सारे सामान को उसको छोड़ दे 600 रुपये इसके बाद बेचो 6,000 रुपये में बेचो, बिक जाना है 6,000 रुपये। देखो बेटा अभी जैसे कान्हा जी की गलती ज़्यादा बेच रही है ना अभी तो ये आपका रेट से ले जाते हैं 450 ये जैसे 450 500 ये है कि बड़े दुकानदार से जो ना काला रंग क्यों कर देता तू? तो मैंने भी यही ऑब्जेक्शन उठाया। मेरी शक्ल की जान पड़ी है खत्म हो गई है। पीसेस खत्म हुए होंगे। दिखा दे। क्या यहाँ क्या है चना चाट? गुड। हाँ जी क्या चल रहा है? मक्की की रोटी सरसों का साग। कैसा चल रहा है सुबह से? अच्छा चल रहा है? हॉस्पिटैलिटी की गर्ल्स है। सबसे ज़्यादा इनका इनका अच्छा सेल होता है। हाँ क्या चल रहा है कॉफी? जमीरा बस बिक्री होगी? अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है। क्लास में पढ़ने में सर्दी लगती है, आज तो नहीं लग रही होगी? नोटों की गर्मी सर्दी बुला देती है। सेल हो रही है
अच्छा बना किसने बनाया बहुत अच्छा बना कितने में बेच रहे हो? नाइस बहुत अच्छा है ये केक मेरे खाते में डाल काजू का हलवा है चना चाट ये होम साइंस लेना था इसमें तो ये तो पता नहीं क्या है बच्चा फैशन डिजाइनिंग का स्वाद अंदर चल रहा है नहीं मैं नहीं खाना नहीं बात हो गया नहीं क्योंकि अंदर फंक्शन स्टार्ट कर क्या क्या कॉस्ट है तुमकी हो देखना की तरह वीडियो बना रहे आप चलो चलो and IIC President Dr. Surinder Kaur, Vice President Dr. Sunita Kaushik, IIC Convener Mrs. Vivek. I heartily welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Amit Naran, Founder, Paymart India Private Limited. Paymart is a Chandigarh-based fintech startup that has introduced India's first virtual ATM, converting neighborhood shops into cash withdrawal points. Operating across over 6 lakh locations, it promotes financial inclusions by bringing convenient nearby banking to customers in a cash-dependent country like India. Give it up for Mr. Amit Naran. I also welcome our guest of honor, Mrs. Sunita Katyal, a joint director in the MSME department with extensive experience of more than 33 years in facilitating entrepreneurs, industrial development and promotion of MSME. She has been actively involved in execution and monitoring of government initiatives aimed at entrepreneurship development, industrial growth and MSME empowerment. Give it up for Mrs. Sunita Katyal. Now, I take pleasure to welcome our program convener and IIC members, Dr. Meenakshi Seni and Mrs. Nishi Garovar, entire esteemed faculty members of campus, innovation ambassadors, aspiring entrepreneurs, and my dear friends. You all are heartily welcome in the program. Good morning to all the dignitaries and students. I am Khushi, Innovation Coordinator and Innovation Ambassador. Today is not just a day on a calendar. It is a celebration of ideas, innovation, courage and creation. On the 16th of January, we came together to honor the spirit of startups that are shaping the future of our nation to the world. India today stands on one of the world's fastest growing startup ecosystems. From classrooms to boardrooms, innovation is no longer a choice. It is a responsibility. In Indian tradition, lighting the lamp signifies the removal of darkness and the arrival of knowledge, wisdom and prosperity. We now request our respected dignitaries to kindly join us for the lamp lighting ceremony, followed by the felicitation of our distinguished guests. Please come on stage, sir. Now.
एक ग्रुप बाद में करूँगा ना, तब इतने वो करूँगी, बाद में ग्रुप में करनी है बस। छोड़ना है हमने बीच में, लैम्प को सेंटर में छोड़ना होता है, नहीं तो फेस के आगे की लैम्प आपने स्माइल नहीं बोला। Also, please present him a memento. Guys, please. And a gift as a regard of thanks. Clapping must be continued. अच्छा ठीक है, लो जी। And a gift as regard of thanks. Ma'am, please present planter to Sunita ma'am also. Claps must go on. Memento and gift. I also request Mr. Rajesh sir to please be on stage. हम नीचे आ जाएंगे क्या? नहीं आ रहा, चला हो गया। Why not? And today's campus startup carnival is dedicated to nurturing that very question among every young mind. Entrepreneurship thrives when experience meets aspiration. And it's our privilege to welcome Mr. Amit Narang, who will share valuable insights from his entrepreneurial journey and practical startup experience. Let us welcome him with a huge applause.
थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं अपना ये सेशन स्टार्ट करूं, सबको बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र कौर मैडम और मीनाक्षी सैनी हम तीनों क्लासमेट्स हैं और इसी वजह से हम आज मैं यहाँ हूँ। इसलिए भी बताना जरूरी है कि हो सकता है मैं सुरेंद्र मैडम ना बोल के सुरेंद्र करूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कितने लोग करते हैं? फोन नहीं ये सारे खाते नहीं खड़े किए, नहीं करते। कितने लोग फोन पे करते हैं? फोन पे से ट्रांजैक्शंस करने वाले कितने लोग हैं? तो जो फोन पे है वो मेरी कंपनी थी और इसका पहला नाम जो था FX Mart था और फ्लिपकार्ट ने एक्वायर की थी 2015 में। हमने पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2013 में। तो टोटल मैं थोड़ा आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने से स्टार्ट करूँगा। 1988-90 का बैच जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का M.Com का बैच था, जिसमें सुरेंद्र, मीनाक्षी, मैं, हम तीनों थे और भी लोग थे। तो हमने 90 में पास आउट किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और मैंने 23 साल जॉब की 2013 तक और पिछले 12 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है। पहला स्टार्टअप जैसे कि मैंने बताया कि FX Mart था जो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया और इंडिया की पहली UPI ट्रांजैक्शन जिसमें आज आप मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं वो मैंने की थी 2015 में। आज जो आप तो जैसे ही हमने वो ट्रांजैक्शन की 4 महीने के अंदर हमारी कंपनी बिक गई। हमने वो कंपनी 1 करोड़ रुपए में स्टार्ट की थी 2013 में और हमारी वो कंपनी 25 करोड़ रुपए में 30 महीने के बाद बिकी थी। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन उस टाइम पे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि मैंने भी 23 साल जॉब की थी तो जॉब में जो अर्निंग्स होती हैं, सेविंग्स होती हैं, कम ही होती हैं। तो जो लाइसेंस लेना होता है, ये फ़ोन पे वाला वॉलेट जो FX Mart का वॉलेट था, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। रिजर्व बैंक तभी लाइसेंस देता है जब अगर आपके पास पेड अप कैपिटल जो है आपकी 1 करोड़ रुपया हो। तो मेरे पास 65 लाख रुपया ही था और 35 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़ की कमी थी। तो मेरे 5-6 दोस्त रिलेटिव से मिलके हमने 1 करोड़ 5 लाख रुपए से वो कंपनी स्टार्ट की और 30 महीनों के अंदर वो कंपनी 1 करोड़ की कंपनी 25 करोड़ रुपए में बिक गई। कोई मुझे बताएगा कि हमें क्यों 25 करोड़ रुपया मिला? 1 करोड़ रुपए का क्या कारण था कि हमें वो 1 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए मिले 30 महीनों के अंदर? वैसे मैंने बता दिया खुद ही कि आप लोगों के जो मोबाइल नंबर है, सभी लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो वर्ल्ड में यूनिक है। वो नंबर, आपका जो नंबर, मोबाइल नंबर है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इसीलिए जब आप अपने मोबाइल से ये UPI ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो UPI ट्रांजैक्शन दूसरे के मोबाइल नंबर के ऊपर जाती है जिसका नंबर भी यूनिक है, उसका भी नंबर किसी के पास नहीं है। आज ये ट्रांजैक्शन करने में बड़ा आसान लगता है लेकिन हम जब 2014-15 में ये काम कर रहे थे, मोबाइल से ट्रांजैक्शन ही नहीं जा रही थी और 1.5 साल लग गया हमें वो मोबाइल से ट्रांजैक्शन करके दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजने का। दुनिया जो है आजकल डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रही है। सारी चीज़ें जो हैं अब वो आपके स्मार्टफोन के ऊपर आ चुकी हैं। आपको शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस की कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। तो उस वजह से आज आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोगों ने तो बैंक की ब्रांच भी नहीं देखी होगी बड़े सालों से, तो बैंक की ब्रांच में भी लोग बहुत कम हो रहे हैं। जो वर्ल्ड मूव कर रहा है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव कर रहा है और ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ मूव कर रहा है, हार्ड कैश फ्री ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव कर रहा है। तो उस डायरेक्शन में हमारी कंपनी पिछले 12 साल में काम कर रही है।
अलग अलग स्टार्टअप्स के माध्यम से ये काम हम कर रहे हैं। तो 2013 तक मैंने 23 साल जो है जॉब की, 1990 से लेके 2013 तक मैंने जॉब की और ज़्यादातर टाइम जो मेरा वेस्टर्न यूनियन में निकला। वेस्टर्न यूनियन जिसमें कि बाहर के देशों से पैसा आता है इंडिया में, उस काम को डेवलप किया हमने 99 के बाद 2013 तक मैंने वो जॉब की। 2013 में मैंने जॉब छोड़ने का 2012 में मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और स्टार्टअप स्टार्ट करने का फैसला किया। स्टार्टअप स्टार्ट करना बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब है। मेरा उस टाइम पे सैलरी का पैकेज था 30 लाख रुपया। आज भी 30 लाख ठीक ठाक अमाउंट माना जाता है, लेकिन 2013 में 12 में मेरा 30 लाख का पैकेज था। और जब मैंने डिसीज़न लिया कि भी मैं अब अपना काम करूँगा, 99.9% लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। मेरे मम्मी तो रो ही पड़े कि इतनी अच्छी नौकरी लगी हुई है, इतना दिमाग ख़राब हो गया कि केड़े काम से पैर लग जाए। और मेरे बहुत सारे और जब मैंने जॉब छोड़नी थी, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं जॉब छोड़ के अपना काम करूँगा। उसने हाँ बोला, लेकिन उसकी हाँ में सच में हाँ नहीं थी। लेकिन सभी उस टाइम पे नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। लेकिन जॉब छोड़ी और 2013 में जॉब अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया मार्च 2013 में, और जून जुलाई 2015 में हमारी कंपनी बिक गई और सितंबर में हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। तो जितने लोग मुझे बेवकूफ़ बोल रहे थे वो सभी मुझे समझदार बोलना शुरू कर दिया। मैं बहुत सियाना हो गया। 2013 में मैं बहुत बेवकूफ़ था, 2015 में मैं सियाना हो गया। और 2013 में किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने में इंडिया में कैपिटल अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो बहुत बल्ले बल्ले है, ना सक्सेसफुल हो, लॉस हो जाए, कंपनी डूब जाए तो फिर बेकार का बंदा था, इसको तो काम ही नहीं आता, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो 2013 में जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ रुपये हमने इकट्ठा करना था, कर ही नहीं पा रहा था। और 5-6 लोगों से, दोस्तों से मैंने पैसा इकट्ठा किया, 1 करोड़ 5 लाख आया। जब कंपनी बिक गई 2015 में, और जब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, फिर लाइन लग गई इन्वेस्टर्स की पैसा लगाने की कि भी इसके कंपनी में हम पैसा लगाएंगे। और बहुत समझदार बन गया। तो 2015 में मैंने फिर 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए, 2 कंपनी स्टार्ट की। एक स्पोर्ट्स की कंपनी थी जिसका नाम प्ले मार्ट था, और एक ये वाली कंपनी पे मार्ट जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो 2016 में मैंने स्पोर्ट्स की कंपनी स्टार्ट की। वो कंपनी, क्योंकि हमारे पास कैश रिच हो चुके थे हम, और उसके बाद इन्वेस्टर भी पैसा लगाने के लिए बिल्कुल राज़ी थे, और हमने उस टाइम पैसा लिया नहीं, किसी से ज़रूरत नहीं थी। और 2020 में कोविड आया। हमारी स्पोर्ट्स की कंपनी थी, हमारे 14 स्टोर थे पूरे कंट्री में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, लातूर, टोटल 14 स्टोर थे। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग थी, हम खुद तो करते नहीं थे, करवाते थे जालंधर से और मेरठ से स्पोर्ट्स के सामान की मैन्युफैक्चरिंग कराते थे। और मार्च 2020 में जब कोविड आया, तो उस टाइम पे, क्योंकि स्कूल्स में ऑर्डर आते हैं, कॉलेजेस में ऑर्डर आते हैं, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो हमारी पूरी कंपनी में अराउंड 6 से 7 करोड़ रुपए का सामान बना हुआ पड़ा था। और क्योंकि कोविड आया, तो कोविड के आने के बाद सारे ऑफिसेज, ब्रांचेस, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए। तो जब हमारे स्टोर बंद रहे, जब 14 स्टोर और गोडाउन बंद रहे, तो 6 महीने वो गोडाउन खुले नहीं, सामान खुला नहीं, तो सारा सामान ख़राब हो गया। स्कूल कॉलेजेस में भी हमने जो सप्लाई कर रखी थी, जिसकी कि मार्च में हमने सप्लाई कर दिया था, और अप्रैल में उसकी पेमेंट आनी थी एडमिशन्स के बाद। स्कूल्स में भी वो डिब्बे नहीं खुले, स्कूल्स में भी एडमिशन नहीं हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। तो हमें बोला गया कि आप अपना सामान ले जाओ। तो जितना भी सामान था बंद पड़ा था, हवा नहीं लग रही थी, सारे का सारा ख़राब हो गया। हमारा बैंक से हमने उस टाइम पे अराउंड 3 करोड़ का करीब का लोन लिया हुआ था, वो सारा बैड डेट्स हो गया, मर गया पैसा अराउंड मोटा मोटा। और हमने
बहुत से लोगों से जिनसे पेमेंट लेनी थी उनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई। हम कोविड में बच गए, तो हमारे से जो पैसा लेने वाले थे वो तो रेगुलर आगे थे, लेकिन जिनसे हमने पैसा लेना था वो उनका बंद हो गया पैसा आना। तो मोटा मोटा जितना हमने फ़ोन पे से कमाया था सारे का सारा सेकंड स्टार्टअप ने निकल दिया और वो लॉसेज हुए मोटे। और ये बात है कि अगर मैंने वो 2015 में पैसा ना कमाया होता तो शायद मैं लॉस बियर ना कर पाता ये, लेकिन क्योंकि वो पैसा कमाया हुआ था तो वो लॉस बियर कर गया। और करते करते अभी 2020 से 22 तक चला कोविड, और करते करते हमने पिछले समझिए 6-8 महीने पहले अपनी जो लॉसेस थे उसको रिकवर किए। अब हम फिर प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे चल पड़े। इसके अलावा हमने दूसरी कंपनी खोली जो है वर्चुअल एटीएम, जिसके बारे में बात कर रही थी मैडम। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैश इकॉनमी है, इसके बावजूद के यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन कैश जनरली सभी के घर में होता है। अगर आप पहले कभी 50-60 हज़ार रुपया विड्रॉ करते थे महीने का, तो आज शायद आप 10-15 हज़ार कर रहे हो, लेकिन ऐसा घर शायद ही कोई मिले जिसके घर में कैश नहीं है। यूजेज कम हो गई है लेकिन कैश है। यूजेज कम हो जाने की वजह से जितना भी एटीएम नेटवर्क लगा हुआ है इंडिया में, वो सारा अनवायबल हो चुका है। अनवायबल इन द सेंस के किराए बढ़ चुके हैं एटीएम्स के, एटीएम लगाने का खर्चा बढ़ चुका है, उसमें सैलरीज की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो चुकी हैं। तो होता क्या है कि जितने भी आपने सीएमएस की गाड़ियां घूमती हुई देखी होंगी अपनी सिटी में जो कैश जमा कराने जाती हैं, तो उनको 19 रुपये पर ट्रांजैक्शन का कमीशन मिलता है पर ट्रांजैक्शन विड्रॉल के ऊपर। तो अगर दिन में 300 ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं तो वो एटीएम अनवायबल हो जाता है। तो क्योंकि कैश यूजेज कम हो रहा है और कैश विड्रॉल कम हो रहा है, तो फिजिकल एटीएम जो है वो अनवायबल हो चुके हैं। अभी आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर आपको शायद ही बैंक की ब्रांच के बाद जो एटीएम लगा हुआ दिखे, और जो बैंक की ब्रांच के अंदर वाले एटीएम से उनको ऑन साइट एटीएम बोलते हैं, वो तो आपको दिखेंगे, लेकिन एटीएम का यूजेज आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें कि एटीएम में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो शॉप में जाके, जिसमें कि आप अपने मोबाइल से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज देते हो, उसको मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन को, कि अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज दिया। आने वाले टाइम में जो कैश विड्रॉल है वो भी आपको शॉप से ही हो जाएगा, आपको एटीएम या बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ये अप्रूवल देने वाली हम पहली कंपनी है। हमारे पास 9 बैंक्स के साथ काम करने का अप्रूवल है। 3 बैंक्स के साथ हम लाइव हैं, जिसमें कि इंडियन बैंक है, IDBI बैंक है और JNK बैंक है। इसके अलावा एक्सिस बैंक और करूर वैश्य बैंक ये अगले 2-3 महीनों में स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसमें कि आपको ना डेबिट कार्ड रखने की ज़रूरत है, ना आपको एटीएम मशीन में जाने की ज़रूरत है। पूरा वर्ल्ड आपके स्मार्टफोन के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन में बैंक के मोबाइल ऐप से इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे कैश विड्रॉ करना है, वो शॉपकीपर से जाके आप कैश ले सकते हैं। आपको एटीएम मशीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सबके पास बैंक अकाउंट है, उसमें डेबिट कार्ड है आपका? हाँ, निकालो जरा डेबिट कार्ड अपने। नहीं निकाल सकते, है नहीं है? हाँ, तो अगर आप अपना जिनके पास है डेबिट या क्रेडिट कार्ड कुछ भी है, निकाल के देखो एक बार। उसमें आपको एक 16 डिजिट का नंबर दिखाई देगा डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो वो जो नंबर होता है आपके, अगर डेबिट कार्ड में शायद वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए लिखा होगा, वो बैंक का नंबर नहीं होता है। वो नंबर आपके जो सेविंग अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड होता है। एटीएम मशीन में जब आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो 16 डिजिट का जो नंबर है उसको रीड करती है मशीन, और उसको रीड करके आपके सेविंग अकाउंट में ले जाती है। वहाँ से पैसा डेबिट करके आपको एटीएम मशीन हैंड ओवर कर देती है कैश। तो इन कार्ड्स की ना तब ज़रूरत थी जब इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, और आज जबकि सभी बैंक्स की मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, तो ना डेबिट कार्ड की ज़रूरत है, ना क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना एटीएम मशीन की ज़रूरत है, ना पॉज मशीन की ज़रूरत है।
तो वर्ल्ड में 12 से 15 कंपनीज हैं जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। हमारी इंडिया में हम अकेली और पहली कंपनी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि हार्डवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ना ATM मशीन की ज़रूरत, और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसको भी हार्डवेयर ही बोला जाता है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कार्डलेस ट्रांजेक्शन, ATM फ्री ट्रांजेक्शन्स जो है, ब्रांचलेस ट्रांजेक्शन जो है करने जा रहे हैं। आने पर आपने देखा होगा पिछले 10-15 सालों में बैंकिंग कैसे चेंज हो गई, अगले 10 सालों में बैंकिंग और चेंज हो जानी है। अभी आपकी जो बैंक की ब्रांचेस की विजिट है वैसे ही बहुत कम हो चुकी हैं, ATM मशीन में वैसे ही जाना कम हो चुका है। आने वाले टाइम में ये भी नहीं रहेगा। पूरी चांसेस हैं कि एक सिटी में आपको एक बैंक की एक ही ब्रांच दिखेगी, और जो भी सर्विसेज है वो हमारे जैसी कंपनीज के थ्रू आपको मिलेगी। तो ये थोड़ा शायद टेक्निकल बात भी होगी, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो स्मार्टफोन का टाइम है। फिजिकल ऑफिसेज भी बहुत कम हो जाएंगे, ATM मशीन भी कम हो जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो हमारी कंपनी कर रही है। और अभी हमारी कंपनी की 120 करोड़ की वैल्यू है, और मोस्ट प्रोबेबली और 2-3 महीनों में हम उम्मीद है कि हम 250 करोड़ की वैल्यूएशन को टच कर जाएंगे। और जो लॉसेस कोविड में दिए थे हमें वो हम रिकवर तो कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है अब अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशन वाइज अगले 2 से 3 सालों के अंदर हम कर जाएंगे। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी। मैं जो आज बताना चाहता था, जो ये बच्चे जो भी हम एग्जीबिशन देख के आए, कि स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना मतलब क्या क्राइटेरिया किसी को सोचना चाहिए जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है। कौन बताएगा? जो ये आज बच्चे थे कि हमें क्या चीज़ की 3-4 चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होती है सोचने की, कि क्या चीज़ है जिसको बेसिस पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, मैं ही लाइक बच्चा हूँ। कितने बच्चों को लगता है कि पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? हाँ बताओ मैडम। सर पहले तो हम नीड देखेंगे कि क्या नीड है ना, हाँ, डिमांड क्या है पब्लिक की। तो यानी कि आप पहले मार्केट साइज देखोगे। भाई नीड मतलब कि आपके प्रोडक्ट की कितनी मार्केट साइज है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके अलावा क्या चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सर। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल पैसा चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में अभी कोई नहीं है। आइडिया मार्केट साइज तभी बनेगा ना जब आप आइडिया होगा। आइडिया मार्केट साइज वही चीज है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है पैसे की जरूरत है। चौथा पॉइंट और कोई? एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूशन 5वां वर्ड है। सर पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कहाँ से बोल रहे हो मैडम? अच्छा, प्रॉब्लम देखेंगे तो वो आइडिया हो गया, मार्केट साइज हो गया। तो सेकंड पॉइंट है। अभी आप फर्स्ट पे नहीं आए। करेज वो भी मैडम, अपॉर्चुनिटी, मार्केट साइज, करेज एक ही उसमें आता है सारा। सर बोल रहे हैं हमारे जीवन का क्या गोल है? सर वो अपॉर्चुनिटी है। इनिशिएटिव मैडम वो मार्केट साइज उसी में आता है। आप वो बताओ जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी, फिजिबिलिटी, मार्केट साइज वही है। सर रिस्क टेकिंग उसी में आ गया मैडम। रिसर्च भी, मार्केट सब उसी में आ गया। दूसरा तीसरा हमें पता नहीं। पहले मुझे इससे पहले कि मैं फर्स्ट पॉइंट पे आऊँ, मार्केट साइज कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये बैठे हैं यहाँ पे, मान लो लेडीज सूट का हमने मार्केट साइज देखना है इंडिया में, तो क्या साइज होगा, कैसे निकालेंगे? आ जाओ आगे आ जाओ। वो फंस गई अब। मार्केट कैसे निकालेंगे कि लेडीज सूट का कितनी डिमांड है इंडिया में? सर पहले तो हम देखेंगे डिमांड कितनी है। वो डिमांड कैसे निकलेगी?
डिमांड सर ऐसे निकलेगी कि अभी कॉलेज जाती हैं लड़कियां, उनको किस तरीके की कुर्तीज चाहिए, किस तरीके के हम टॉप सिर्फ सूट लेडी सूट चाहिए। की बात कर रहे हैं, ना जीन की बात कर रहे हैं, ना कुर्ती की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लेडी सूट की बात कर रहे हैं। सर साइजेस होते हैं, साइजेस भी होते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम सोचेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, ठीक है। उसमें से बच्चे कितने होंगे? 30-40 करोड़ बच्चे होंगे, निकाल दें। उसमें लेडीज कितनी है? 100 करोड़ लगा दें, तो 50% लेडीज हैं, तो 50% मार्केट होगी। अब मार्केट का साइज क्या है? एक लेडी कितने रुपए का सूट सिलाती है एक साल में? सुरेंद्र कितने सिलाते हो? कौन बताएगा एक साल में एक लेडी कितने का सूट सिलाती है? मीनाक्षी बताओ। वो बता नहीं रही, शर्मा रही है, ज्यादा कटती है। जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा सूट सिलाती है। मैडम कोई बताओ ना, 30, 40, 45, 50 हजार कितने के तो सूट सिलाती हैं जो वर्किंग लेडीज हैं? कितना? 50,000। सुंदर करी 50,000 के कितना? मीनाक्षी तेरा कितना है? नहीं पता है। चलो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है, मैं सोच रहा था आते हुए कि एक लेडी कितना सिलाती होगी, तो जो वर्किंग वुमन है मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 हजार के सूट सिलाती है साल में। अच्छा क्या हो गया बताओ ना, बता तो चलो मैं कितने? देखो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन जितना पैसा कमाती है उसका 10% अपने सूट्स के ऊपर पैसा खर्चती है, 20% वो टोटल कपड़े पे खर्चती है, जिसमें टॉप्स, जीन वो भी बीच में है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन ने स्कूल कॉलेज आना होता है, मुझे लगता है कि 10% के करीब वो पैसा खर्चती है। पता नहीं कम भी हो सकता है, ज़्यादा, चलो जो भी है। तो हम क्या करेंगे, मान लो 50,000 रुपये का एक लेडी सूट करती है, और क्योंकि 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 करोड़ लेडीज हैं, तो हम 50 करोड़ को 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करके एक मार्केट साइज निकालेंगे। तो इस तरह से मार्केट साइज निकलता है। जैसे अभी हमारा वर्चुअल एटीएम का है कि इंडिया में कितना कैश है? इंडिया में 37 लाख करोड़ रुपया का कैश है। एटीएम से हर एक महीने 3 लाख करोड़ रुपया, 3.5 लाख करोड़ रुपया विड्रॉ होता है। चेक देके कैश विड्रॉल की फिगर जो है 10 लाख करोड़ है। तो हम कहते हैं कि 37 लाख करोड़ में से हर एक महीने 3.5 लाख करोड़ एटीएम से और बैंक की ब्रांचेस का 10-12 लाख करोड़, तो 15 लाख करोड़ रुपया जो है हर एक महीने एटीएम से विड्रॉ होता है या बैंक की ब्रांच से विड्रॉ होता है, एक खर्चा जाता है और दोबारा से कैश वो बैठ जा तो होता है। तो 40% जो कैश है इंडिया का वो हर एक महीने रोटेट होता है। तो मार्केट साइज इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी छोटे, जब आप नेशनल लेवल पे काम करोगे तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स निकालनी पड़ती हैं। तो ये मार्केट साइज की बात हुई। पहला पॉइंट अभी भी किसी ने नहीं बताया। दूसरा पॉइंट है मार्केट साइज। तीसरा पॉइंट आपने बताया फाइनेंशियल, पैसा होना चाहिए। चौथा हार्डवर्क होना चाहिए, बिना हार्डवर्क के कोई नहीं है। सबसे पहले आपका जो होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप बुरे इंसान हो, आपको चाहे जितनी मर्जी नॉलेज है, जितनी मर्जी हार्ड वर्किंग हो, आपके साथ कोई भी डील करना पसंद नहीं करेगा। आपके पास रिलेशन होने चाहिए। रिलेशन होंगे तो आप बिजनेस लेके आ सकते हो। बिना रिलेशन के, बिना अच्छी बातचीत के आप कोई काम नहीं स्टार्ट कर सकते। बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते। शादी में भी यही देखा जाता है कि लड़की क्या अच्छा बोल रही है, अच्छा व्यवहार है नहीं है, लड़के का है नहीं है। पहला जो बेसिक पॉइंट है बिजनेस स्टार्ट करने का वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपको, जब मैंने 2013 में जॉब छोड़ी, 2012 में मैंने अपने रिलेशन, जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे मैं बातचीत बंद कर चुका था, मतलब बातचीत होती नहीं थी, बंद नहीं कर सकता, बहुत ही नहीं थी, मैंने 6-8 महीने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए। आज हमारी कंपनी में, पहली कंपनी में 7 शेयर होल्डर थे, 7 शेयर होल्डर थे। आज हमारी कंपनी में 150 के करीब शेयर होल्डर्स हैं। मैं तकरीबन 400 से ऊपर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को मिल चुका हूं, जिसमें से कि 60% ने बोला कि नहीं बेकार कंपनी है, आजकल कौन कैश विड्रॉ करता है, यूपीआई का टाइम आ गया, तो वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन
140 से 150 के बीच में हमारी कंपनी में शेयर होल्डर हैं। जब भी और 150 शेयर होल्डर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी बंदे ने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और हमने एक स्पेशल लड़की रखी हुई है अपने ऑफिस में जो शेयर होल्डर्स की ग्रीवेंसेस एड्रेस करती है। एक भी बंदा नहीं बोलता कि जी मुझे इस यहाँ पे फ़ोन किया था उठाया नहीं। उस वजह से ये हो जाता है कि जब कभी हम क्राइसिस में आते हैं, क्राइसिस में क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने सब ठीक चलते हैं। 12 महीने में 4-5 महीने ऐसे आते हैं जब हम कैश में क्राइसिस में आ जाते हैं, कैश नहीं होता, सैलरी देने के पैसे भी कई बार होता है कि किसी महीने में डिले हो जाती है सैलरी। तो उन महीनों में वो 140-150 लोगों में से 10 लोग हमारी हेल्प करते हैं। हमेशा वही 10 लोग नहीं होते हैं, कभी कोई 10 लोग होते हैं, कभी कोई 10 लोग होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है वो चलती रहती है। वो इसी वजह से कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या हेल्प करेगा अगर आपकी बोल बानी रिलेशनशिप आपके स्ट्रांग है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए मार्केट साइज का होना पता होना जरूरी है, हार्ड वर्क होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर आपकी बोलबानी अच्छी नहीं है, तो आपका बिजनेस, आपके पास ये बाकी 4 क्राइटेरिया अगर मीट कर भी जाओगे तो इस क्राइटेरिया पे आके आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो मेरी सजेशन ये रहती है हमेशा ही जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप से ये लेके आओ, बिजनेस को स्टार्ट करो। अभी मुझे बोला जाता है, मैंने तो एमकॉम की इन दोनों के साथ, मुझे बोला जाता है कि तू फ़ोन पे बनाया, उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन की, अभी वर्चुअल एटीएम बनाया। मुझे लोग बोलते हैं कि तूने बीटेक कर रखी है। मुझे तो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं आता, आईटी का आई भी नहीं आता, लेकिन लोग यही समझते हैं कि मैंने टेक्नोलॉजी बीटेक कर रखी है तो उस वजह से मैं काम चला रहा हूँ। मैं इस वजह से काम चला रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है, जो लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, और जैसे आईटी के लोग भी हैं, हमने हायर कर रखे हैं, आईटी की टीम का हमारा 10 लाख रुपए महीने का खर्चा है। तो वो भी जो हमारे साथ काम करते हैं उनसे सीखते हैं। हर एक बंदा हर एक काम नहीं कर सकता। तो मेरा यही है, सबसे मैंने जैसे बताया कि अच्छी बोलबानी, अच्छे रिलेशन से ही बिजनेस बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता। आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितने भी हार्ड वर्किंग हो। तो मेरी तरफ से तो इतना ही था। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो जरूर मैं आंसर करना चाहूँगा। किसी को समझ नहीं आया कुछ? चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Please give a huge round of applause for sir. Policy support and guidance play a crucial role in transforming ideas into enterprises. We are privileged to have Mrs. Sunita Katyal Madam, who will guide us on opportunities, scheme, support system for startups. So please give a huge round of applause for her. मेरी तरफ से सभी बच्चों को हेलो। और आज की जो हमारी भावी पीढ़ी है कि न्यू एंटरप्रेन्योर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, उन सबका मैं स्वागत भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ प्रिंसिपल मैम का, फैकल्टी का और हमारे अमित नारायण सर जी का, जिन्होंने अभी इनोवेशन आइडिया के ऊपर आपको एनकरेज किया। और इस तरह का जो प्रोग्राम रखा है मैम ने, उसके लिए मतलब मुझे लगता है कि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पीढ़ी पढ़ तो रही है। मुझे अभी मैम जिनकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2.5 करोड़ तक होती है, उनको माइक्रो यूनिट बोला जाता है। और जो स्मॉल यूनिट है, उनकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 25 करोड़ होती है और मीडियम की जो है 125 करोड़ होती है। और इस तरह जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट से कोई फैकल्टी आती है या आपके पास गेस्ट आती है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट का मोटिव क्या है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाता है,
और अपना काम शुरू करने के लिए हम लोन देते हैं। उसमें हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, फैशन डिजाइनिंग का है और साथ साथ कुकिंग का भी मतलब कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 स्कीम्स बताऊंगी। जो हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उस स्कीम के तहत आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग का हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देखो अभी तो आप गर्ल्स हो, लेकिन आपकी फैमिली में जो पिता है या भाई है आपका, तो वो भी अपना जैसे सोफा मेकिंग हो गया, गोदरेज की अलमीरा हो गई, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो इस यूनिट के अंदर मतलब अपना यूनिट लगा सकते हैं। इसमें 50 लाख तक लोन लेने की सुविधा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जो सर्विस सेक्टर के यूनिट है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, टेंट हाउस हो गया, कार वॉश हो गया, ये सर्विस सेक्टर में होते हैं, तो इसमें 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स लाती है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है इसको स्कीम को लागू करती है। हमारे यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो आप ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है बैंकों में, जिसमें कि आज हमारे बैंक के मैनेजर भी हमारे साथ हैं। तो एप्लीकेशंस वहाँ पे जाती हैं। ये एप्लीकेशन जाने के बाद आपकी जो जगह है उसकी विजिट की जाएगी कि आप काम करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो अपना फैशन डिजाइनिंग का है वो तो हम घर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती। जैसे अब फैशन डिजाइनिंग में आपको क्या इंटरलॉकिंग मशीन चाहिए, अम्ब्रेला मशीन चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, एक आपको टेबल चाहिए, कटिंग टेबल, और जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट होते हैं वो। तो इसमें आपका खर्चा बड़ा मिनिमम सा आ जाता है। मशीनरी के लिए आपको 1-1.5 लाख की मशीनरी आ जाती है। और जो रॉ मटेरियल है, तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगी कि उसमें भी हम लिमिट का ही रखें। वैसे 60% मशीनरी का और 40% रॉ मटेरियल का होता है। तो उसमें क्या होगा कि जितना आप कम लोगे तो उतनी आपको इंस्टॉलमेंट कम दी जाएगी। और इसमें आपको बेनिफिट क्या देती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर कोई लेडी शहर में काम शुरू करना चाहती है उसको 25% सब्सिडी दी जाती है। मान लो आप 1 लाख का लोन लेते हो, 2 का लेते हो, 10 लाख का ही लोन लेते हो तो 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए आपका माफ होता है। और अगर आप गांव में काम करते हो तो 35% सब्सिडी यानी कि 3.5 लाख रुपए माफ इस कंडीशन पे होता है कि जैसे आपने काम शुरू किया, आपको फर्स्ट किस्त मिली, जो आपकी सब्सिडी होती है 2.5 लाख, वो बैंक के पास आ जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद उस पे बैंक जो है 0% पे FD बनाकर रख लेता है। जब आप बाकी के जो 6.5 लाख है आपको वो पे करना है, उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा 3.5 पे। जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी 3 साल के बाद, एक कंपनी जो है इंस्पेक्शन करने आएगी। आजकल ये काम हमने पोस्ट ऑफिस को दे रखा है। पोस्ट ऑफिस वाले इंस्पेक्शन करने आते हैं और जब वो इंस्पेक्शन करते हैं तो वो मतलब अपनी रिपोर्ट देते हैं कि आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपका काम चल रहा होता है तो फिर वो आपकी सब्सिडी रिलीज हो जाती है, यानी कि अगर बैलेंस अमाउंट है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी, अगर बैलेंस नहीं है तो आपके अकाउंट में चली जाएगी। अगर आप मतलब कोई डिफॉल्टर हो जाता है, मान लो किसी ने किस्तें नहीं भर रही, 2 या 3 या 4 किस्तें छोड़ दी हैं, अगर वो डिफॉल्टर हो गया तो वो फीस जो सब्सिडी होती है वो सरकार के पास वापस चली जाती है। तो ये तो हो गया हमारी PMGP स्कीम। इसमें जो मेल है, मेल को अगर शहर में काम करना चाहेगा तो 15% सब्सिडी है, गांव में काम करना चाहेगा तो 25%। अब आप ये सोचिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ सरकार का कितना ध्यान है कि उसको सब्सिडी भी ज़्यादा दी जा रही है और मतलब सोचा जा रहा है कि हम रोजगार देने वाले बने, है ना, किसी को हम अपने साथ और भी जोड़े। अगर आपका जैसे बुटीक का ही काम है, आप मैंने देखा कि बहुत सुंदर कान्हा जी की ड्रेसेस बनाई हुई हैं, टाई एंड डाई के दुपट्टे बनाए हुए हैं, अब उसकी कॉस्ट अपनी 200 रुपये आ रही है। बट ये सोचना चाहिए कि जब हम मार्केट में उतरेंगे तो होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना है। अगर वही दुपट्टा मार्केट में आपको 100 रुपये का मिल रहा है, टाई एंड डाई में आपकी कॉस्ट 25 रुपये पड़ती है मेरे को, तो इसमें आपको 250 रुपये तक का हो जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो 200 रुपये कॉस्ट पड़ रही है, मैं 250 का बेच रही हूँ,
तो वो कोई आपका मार्जिन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका लाइट का भी खर्चा आता है, आपने जो टेलर बिठा रखा है साथ में उसका भी आप दोगे, तो आपको घर पे कितना बचेगा। जैसे सर आप बता रहे थे कि हमारे चीजें मतलब आइडिया क्या है, हमने कैसे करना है, तो इसमें आपको पहले तो ये लक्ष्य तय करना होता है कि हम काम करना क्या चाहते हैं और उस काम में हमारा सक्सेस रेट क्या रहेगा, हमारी मार्केटिंग क्या रहेगी। तो इन चीजों की भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैंने देखा कि एक हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है, शायद शैम्पू ऑयल वगैरह वो कर रहे हैं, तो मैंने उनको गाइड किया कि आप क्या है कि अपनी फ्रेंड सर्कल में आपका फ्रेंड का बर्थडे होता है, आप उसको गिफ्ट दो, आप अपने रिलेशनशिप में गिफ्ट दो। जैसे सर ने बताया था कि रिलेशन बनाने चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। इसकी एडवर्टाइजमेंट होने के साथ साथ आपका जो है कारोबार चल पड़ेगा। तो इसमें पीएमजीपी में तो आपको जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया अपना बैटरी का काम कर सकते हो, कूलर का कर सकते हो, मैं सोफा वगैरह का है, और लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर का हो गया, बुटीक का हो गया, और खाना वगैरह बनाने का हो जाता है। जैसे पैकिंग फूड वो अलाउड है, इसमें ओपन वाला फूड अलाउड नहीं है। इसके अलावा हमारी दूसरी स्कीम है पीएमएफएमई स्कीम। उसमें पीएमएफएमई स्कीम में हम सिर्फ खाद्य पदार्थों के ऊपर लोन देते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ क्या कि अगर आपने कोई डेयरी की मतलब बेकरी लगानी है, बेकरी का काम शुरू करना है, या डेयरी प्रोडक्ट है, या फ्रोजन मटर है, गरम मसाला है, आटा चक्की है, जो काम कर रहे हैं और जो काम शुरू नया करना चाहते हैं, ये स्कीम दोनों के लिए एलिजिबल है। इसमें क्या है 35% सब्सिडी मिलती है। जैसे अभी मैंने एक बच्ची को देखा, मान लो वो केक बनाए या कुछ बनाए, तो उसमें पैकिंग में होना चाहिए, और इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी आपको 10 लाख रुपया, और वैसे 35%, यानी कि इसमें स्कीम का क्या है रेशियो, 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं ओनली फॉर मशीनरी। जो पहले वाली स्कीम थी उसमें रॉ मटेरियल भी मिलेगा, मशीनरी के भी मिलेगा, लेकिन इसमें खाली मशीनरी के ऊपर आपको लोन मिलेगा। मशीनरी के ऊपर लोन लेके उसमें आपको सब्सिडी सिर्फ 10 लाख तक ही है, सब्सिडी 10 लाख तक मिलेगी या 35%। जैसे 10 लाख का लोन लिया 3.5 लाख रुपया, 30 लाख का लिया तो 10 लाख, 50 लाख का लिया तो भी 10 लाख। इसमें अगर आप ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं पीएमएफएमई स्कीम में, आपको देखो लेडीज है, हम अगर अचार पापड़ बड़ियाँ हैं, ये अगर हमारी पीएमएफएमई स्कीम में कवर होता है। अब कईयों का हाथ इतना अच्छा होता है कि वो अचार वगैरह बहुत अच्छा बनाती हैं, मुरब्बा हो गया, और अभी जैसे स्प्रिंग रोल मैंने देखा, या आटा बिस्किट हैं, या अभी एक बेटी ने लड्डू खिलाए नारियल के, वो बहुत अच्छे, वो पैक करके आप वो भी कर सकते हो। अभी क्या एक आधा किलो का डिब्बे में 15 लड्डू आते हैं, अगर आप वो 250-300 रुपए के भी बेचो तो आपके आराम से बिक जाएंगे। तो ये पैकिंग में है, तो आप इसका ये पीएमएफएमई स्कीम, इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं और हमारा आगे लक्ष्य क्या है। अगर मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ करूं, शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, कि मेरी शुरुआत थी कि मुझे ये था मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी हालत में मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट थी, मैं भी यहाँ बैठी थी किसी समय में, और आप मेरी जर्नी सुनोगे तो शायद आपको हंसी भी आएगी कि मैम ने कैसे इतना अचीव कर लिया। मैंने भी ITA से 3 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और जो मेरे सूट थे एग्जीबिशन में जाते थे, तो मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं मिली, लेकिन वही थी धुन की मेरे को जॉब करनी है। और जो जब मैं ITA का अम्बाला से टीचर ट्रेनिंग करके आई, तो उस समय मेरी फर्स्ट जॉब थी 200 रुपए की, जो कि किसी NGO वगैरह ने, जो मंदिर की संस्थाएं होती है, उन्होंने सिलाई सेंटर खोला हुआ था और उन्होंने मुझे एज ए टीचर रख लिया। उसमें मेरी सिलेक्शन होने का कारण ये था, उन्होंने कहा कि मैम आपने कौन सा बैच लोगे, इवनिंग का कि मॉर्निंग का। मैंने कहा आप जो दोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मुझे रोजगार चाहिए। तो मेरा बस एक पॉइंट पे उनको अच्छा लगा कि जो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे सिलेक्शन कर लिया, दूसरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दूसरी ने कहा कि मुझे तो मॉर्निंग का ही चाहिए।
उसके बाद मुझे ये था कि अब गवर्नमेंट जॉब तो मिली नहीं, अब 200 रुपये में तो देखो ये बात है 1990 की। फिर मैंने 7 साल टाइपिंग सीखी। पहले सुबह मैं सिलाई सिखाती थी, शाम को मैं टाइपिंग सीखने जाती थी। उसके बाद मेरे को मेरे ही स्टूडेंट ने PWD B&R में एडोक बेसिस पे टाइपिस्ट लगवा दिया। 200 से मैं सीधे जंप होकर 950 पे आ गई। फिर मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा अभी भी मज़ा तो नहीं आया। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की स्टेनो सीखी। स्टेनो का मैंने स्टेनो का कोर्स किया, उसका टेस्ट दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर हो गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और उसके बाद मतलब मेरी पेपर देते हुए उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट पे आई, असिस्टेंट, अब आज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। और मेरी नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू है, अभी फाइल चली हुई है डिप्टी डायरेक्टर की, जो क्लास 1 ऑफिसर होता है। तो थोड़ा सा मेरा अपने बारे में ब्रीफ करने का ये इरादा है कि हमें ये नहीं सोचना कि अगर हम एक काम में कामयाब नहीं हुए तो हम बैठ जाए चुपचाप। अगर आप मान लो कोर्स ये काम कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग का कर रहे हो, तो साथ साथ दूसरा भी कोई अपॉर्चुनिटी रखो। और अपने जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी इन्होंने आपने काम किया है, उनको सब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या ऑनलाइन करो। और अभी जैसे एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम छोटे से काम से कैसे एकदम अप कर सकते हैं। अभी मैंने एक मेरे पास कैंडिडेट आया, कहता है मैम मेरे को ना कॉफ़ी का काम शुरू करना है। मैंने कहा कॉफ़ी का कैसे करोगे? कहता है मैं बताता हूँ, मैंने तो अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके यूनिट की विजिट करूँगी। जब मैं उसके यूनिट पे गई तो उसका मतलब क्या वो कर रहा है बंदा कि एक बीज ला रहा है, साउथ अफ्रीका से ला रहा है और यूपी साइड से ला रहा है, कॉफ़ी के कच्चे बीज ला रहा है, बाहर से रोस्ट कराता है वो। उसके बाद पैकिंग करके सिर्फ उसने अपना ब्रांड नाम दिया हुआ है ब्रू सागा। और अगर आप ब्रू सागा के नाम से सर्च करोगे तो उसकी आज की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। आप ये देखो उसमें कर क्या रहा है, वो बाहर से माल ला के पैक कर रहा है सिर्फ। अब हमने उसको गाइड किया कि आप PMFME स्कीम के तहत लोन लो, जो आप रोस्ट कराते हो बाजार से, आपके आने जाने का खर्चा बचेगा और जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं वेस्ट होगा। आपने रोस्टर वाली मशीन लेनी है और क्रच करनी है, मतलब जो आपके रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद चक्की होती है उसको पीसेंगे, उसको क्रच करके उसको बस शीशों में पैक करके, और उसका अमेज़न पे काम है। और इतना बड़ा काम है आपका। आप ये देख लो कि जो बंदा ट्रेडिंग से 2 करोड़ कमा रहा है तो वो अगर अपना जब प्रोजेक्ट लग जाएगा तो कितना कमाएगा। और उसी को मैंने फॉलो करते हुए अपने रियल सिस्टर के बेटे को कहा कि मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है कि तू इसका काम शुरू कर। जैसे सर ने कहा कि मैंने जॉब की, जॉब छोड़ी, मुझे अपना काम करने का जुनून था। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में थोड़े टाइम बाद 40 साल के बाद जो है वो थोड़ा सा कंपनी वाले भी सोचते हैं कि हम न्यू जनरेशन लेके आए। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप साइड बाय साइड अपना काम कर लोगे तो आप फ्री नहीं होगे 45 साल के बाद, 40 साल के बाद, क्योंकि कंपनी वाले आपको जॉब पे नहीं रखते फिर। तो मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा और उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम लेडीज भी कर सकती हैं। अब ये नहीं है कि इस काम को सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं। अभी देखो रोस्ट कर रहे हैं मशीन में, मशीन ने रोस्ट करना है, हमने तो पॉइंट दबाना है सिर्फ। वो उतने 5 मिनट में या 6 मिनट में जो है बीज डालेंगे कॉफ़ी का, वो रोस्ट हो जाएगा, फिर क्रच वाली मशीन में जाके क्रच हो जाएगा। उसके बाद पैकिंग है, आप वर्कर रखो और आप ये घर पे भी काम कर सकते हो। तो इस तरह छोटे छोटे काम हैं, मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लार्ज स्केल पे करो, छोटे उस पर भी कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। उसके बाद एक हमारी स्कीम है PM विश्वकर्मा स्कीम। PM विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत जो है हमारे बिल्कुल जो छोटे कारीगर हैं, जैसे इनको आर्टिजन बोलते हैं, जैसे अब आप ये काम कर रहे हो, क्रोशिया का कर रहे हो या सिलाई का, तो खैर अब बंद कर दिया सरकार ने। छोटे काम के लिए भी 1 लाख रुपया लोन देती है सरकार, उसमें 2% सब्सिडी मिलती है, मतलब 5% के ब्याज के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। और मेरे को लगता है कि आज वैसे तो स्कीम्स तो मेरे पास बहुत है, 35 स्कीम है। अगर किसी का जो बड़ा होता है कि हमने फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के पर्पज से जो है वो स्कीम एक अलग से ही है कि हम कौन कौन सी स्कीम में हम बेनिफिट ले सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट रूप में बता दूंगी आपको। मान लो हमें
जैसे फैक्ट्री लगानी होती है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि जगह, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ना ब्लॉक बटे होते हैं, जैसे ABCD ब्लॉक। उसमें आपको जो D ब्लॉक और C ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे ये सढौरा साइड हो गया, खिजराबाद हो गया, जेठलाना हो गया, इसमें अगर आपका कोई भी मतलब नॉन फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसमें तो सबसे पहले आपको किस किस डिपार्टमेंट से NOC लेना चाहिए। पोल्यूशन से लेना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेना चाहिए, MSME में जाना चाहिए। तो सबको यही होता है कि आपने देखो शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आप कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाओ, क्योंकि आप किसी को बात करोगे तो वो मीडिएटर होते हैं, तो वो आपका काम नहीं कराते, वो बैंक वाले थोड़े ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो बल्कि आपसे पैसे लेके चले जाएंगे और जब काम नहीं होगा तो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। और उसके बाद आपको इसमें काफी सारी स्कीम है, स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, यानी कि जो आपने रजिस्ट्री वगैरह कराई है उसके ऊपर आपको छूट मिल जाती है, 100% ही मिल जाती है। मान लो किसी की तो 15 लाख रुपया लगा रजिस्ट्री पे, वो 15 लाख की छूट मिल गई, उसको वापस मिल जाता है सरकार से। तो इसी मतलब टेस्टिंग इक्विपमेंट है, इंटर सब्सिडी है, तो ये काफी सारी स्कीम्स हैं। वो सेशन हम एक बार अलग से रखेंगे। और अभी मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे अपना ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करके निकलते हैं, जो 3rd ईयर के लिए हैं, तो मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार उनका अलग से सेमिनार रखा जाए, ताकि उसमें हम बता सके कि आप हमारे डिपार्टमेंट से क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं और थोड़ा सा गाइड भी कर सकेंगे हम आपको, आप जॉब वर्क कैसे करोगे। अभी जॉब वर्क में क्या है, जैसे लेबर्टी वाले थे हमारे तो करनाल में चलो, या कोई स्कूल की ड्रेसेस होती हैं, स्कूल की ड्रेस सिलवाते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो पर पीस के हिसाब से आपको कमीशन देंगे, 50 रुपए पर पीस हम देते हैं या कुछ देते हैं। तो इस तरह आप अपने पास कारीगर बिठा के जो है वो जॉब वर्क भी कर सकते हो स्कूल वालों के साथ टाई अप करके। और या फिर आप जो ये जैसे कुर्ती मैम बोल रहे थे, अभी एक बच्ची बोल रही थी हम कुर्ती सिलते हैं, तो जो दुकानदार हैं आप उनके साथ बात कर सकते हो भी हम ये कुर्तियाँ सिलते हैं, क्योंकि आजकल देखो कपड़ा तो सर बोल रहे हैं कि बहुत ही है, तो ये चीज सारी ठीक है कि लेडीज के पास तो बहुत होते हैं। जब कहीं नए फंक्शन पे जाना होता है ना, या मेरे जैसी है कोई लेक्चर देने जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कौन सी ड्रेस डाल के जाऊँ, चलो आज तो एक नई ड्रेस खरीद के ले आओ, वो सब तालियां बजती रहे। नेक्स्ट आई कॉल अपॉन मिस मालिका, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। Mrs. Mamta from the Department of Computer Science and Applications. Department of Fashion Designing. Department of Economics. मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है, अमन जी। बहुत सारी जो
Manjeet ma'am. Mrs. Anu Sharma, Department of English. Mrs. Rajni, Department of English. Mrs. Neha Thakur, Department of Mass Communication. Audience at the back, तालियां बजती रहें. Miss Shelly Chauhan, Department of Economics. Dr. Manmeet Kaur, Department of Physics. Mr. Harsh, Department of Chemistry. Miss Harshita, Department of Economics. Mr. Gulshan Kumar Nanda, Data Processing Superintendent.
तालियां बजती रहे ऑडियंस। Mrs. Sushma Sharma, Technical Assistant, Department of Computer Science and Application. Mr. Gagandeep, Deputy Superintendent. Keep cheering up our innovation ambassadors. Mr. Anil Kumar Nanda, Technical Assistant, Department of Computer Science and Application. Mr. Inderjeet Rathuria, Technical Assistant, Department of Computer Science and Application. Congratulations everyone and thank you for inspiring change. Thank you. So now it's time to facilitate our student innovation ambassadors. So please give a huge round of applause for all of them. First of all, Mariam Malik from MCOM first year. Kamna from MCOM first year. Khushi Kumari. Bhavna next. From DCA 3rd. Bhavna